ऑब्जर्व करिएगा, ये यहाँ पे रखा हुआ एंगल कम होगा। ये जो एंगल है ये पहले के रिस्पेक्ट में होंगे कि थीटा 1 की वैल्यू थी, ये एंगल रोटेट करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, हाउ इज द जोश? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, वेल एंड हेल्दी। मेरे पीछे स्क्रीन पर सर्कुलर मोशन देख करके आपको लग रहा होगा कि आज मैं इस चैप्टर पर वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन मैं आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर वेरिएबल्स और उसके आगे बना हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जब हम सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको याद होगा कि वहां पर हम कुछ नए एंगुलर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल चलता है कि यार व्हाई देयर इज नीड ऑफ इट। जब हम ऑलरेडी प्लेनर मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं, दैट वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, और सर्कुलर मोशन भी एक प्लेनर मोशन है, वो भी एक 2D मोशन है। तो हम इस सर्कुलर मोशन को यार सेपरेटली क्यों पढ़ने जा रहे हैं, और यहां पर ये इतने सारे एंगुलर वेरिएबल्स क्यों डिफाइन किए जा रहे हैं? अभी तक हमने जो काइनेमेटिक्स में लीनियर वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ था, क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थे? हम यहां पर एंगल को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्या इस तरीके के सवाल कभी आपके जहन में आए हैं? अगर आए हैं तो आज इस वीडियो से आपके उस हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है, तो दिल थाम करके बैठे रहिए। चलिए एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास इस समय मार्कर है और सपोज इस मार्कर की लेंथ है L0। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इस मार्कर को कैमरे के लेंस के मैं पास लेकर के जा रहा हूं और आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस मार्कर को धीरे धीरे लेंस से दूर ला रहा हूं। मुझे आप जल्दी से बताइए आपको इस लेंथ के बारे में कैसे सेंसेस आ रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं इस एक्सपेरिमेंट को, ऑब्जर्व करिएगा। ये यहां पे रखा हुआ है और अब मैं धीरे धीरे इसका लेंस से ये सेपरेशन जो है उसे इंक्रीज कर रहा हूं। बताइए, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस मार्कर का जो साइज है वो कम होता जा रहा है? दैट इज अ परसेप्शन जो आपकी आईज को आ रहा हो, लेकिन आप भी जानते हैं कि इसका साइज चेंज नहीं हो रहा। थ्रू आउट द मूवमेंट इसका साइज तो हमेशा कितना है? L0 है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि आपकी आईज को कुछ और ही परसेप्शन आ रहा है। अगर मैं इस मार्कर को अपनी आईज के काफी क्लोज रख देता हूं तो यार यहां पर इसके पीछे जो मुझे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इवन उसका साइज भी इस मार्कर के कंपैरिजन में मुझे छोटा दिखाई दे रहा है। क्या सच में ऐसा है? क्या उस बिल्डिंग का साइज इस मार्कर से छोटा है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा आपकी आईज को परसेप्शन आ रहा है। तो इतना बात तो आपको समझ आ गई होगी कि आईज जो है वो किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, वो इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करता कि उसका लेंथ क्या है। एक्चुअली में आई डिसाइड करता है ऑन द बेसिस कि वो गिवन ऑब्जेक्ट हमारे ह्यूमन रेटिना पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब हमारे लिए गिवन ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल। जब मैं इस मार्कर को काफी क्लोज रखता हूं ना तो एंगल ज्यादा होता है, तो मुझे गिवन ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। जब मैं इसको दूर ले जाता हूं तो वही एंगल छोटा होता चला जाता है। तो एंगल छोटा होने से ये गिवन ऑब्जेक्ट का साइज मुझे छोटा दिखाई देने लगता है। समझ में आया? मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उसको मैं यहां पर डायग्राम की हेल्प से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिएगा, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ऑफ अ ह्यूमन आई, दैट इज रेटिना। यहां पर ये आपका मार्कर, और अभी इनिशियली मार्कर x डिस्टेंस पे था और फिर मैंने मार्कर का डिस्टेंस बढ़ा के 2x कर दिया। इनिशियल जो मार्कर की पोजीशन है ये 1 और फाइनली मार्कर की जो पोजीशन है वो है 2। जब पॉइंट 1 पे था तो रेटिना पे जो एंगल बना रहा है दैट इज θ1। जब मैं इसे दूर लेकर के गया, आप देख पा रहे हैं लेंथ तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो एंगल है ये अब एंगल कम हो गया। ये जो एंगल है ये पहले θ1 था, लेकिन अभी एंगल θ2 हो गया, और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे ये गिवन ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई से दूर जाता जाएगा,
ये रेटिना पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल छोटा होता चला जा रहा है, इसीलिए हमें इस तरीके के परसेप्शंस फील होते हैं भाई। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और भी आप इसमें इंटरेस्टिंग बातें देखना चाहेंगे? लेट्स सी। देखिए यहां पर आपके सामने एक सिचुएशन है, यहां पे 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, ठीक, और इन 2 पैरेलल ट्रैक्स पर 2 कार हैं और बोथ ऑफ द कार्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों ही पैरेलल ट्रैक्स पे 2 कार ए और बी, और ये दोनों कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं एंड दैट वेलोसिटी इज v0। यू आर अ ऑब्जर्वर O1, आप यहां पर हैं, आप कार ए को देखना चाह रहे हैं। कार ए जब मूव कर रहा है तो आप अपनी गर्दन को भी इस तरीके से मूव कर रहे हैं जिससे कि आप हमेशा कार ए को देख पाए। एक बात बताइएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम t बराबर 0 पे सपोज ए और बी कार यहां पे थी, कुछ समय बाद ये कार यहां पे पहुंच गई किसी जनरल टाइम t पर। ये तो बात आपको समझ आ रही होगी, थ्रू आउट द जर्नी अगर दोनों कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा कार ए और बी ने, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन दोनों के लिए क्या है, सेम। अब यहां पर एक बात बताइएगा, कार ए को देखने के लिए O1 ऑब्जर्वर को अपनी गर्दन को कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा? दैट एंगल इज θ1। मैंने बोला भाई पहले इधर था लाइन ऑफ साइट, इधर देख रहा था, अब कार जैसे जैसे मूव करते चली जा रही है तो इसे अपनी गर्दन को रोटेट करना पड़ेगा और ये एंगल होगा θ1। क्लियर है? सिमिलरली अगर यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि कार बी को देखने के लिए उसे कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा, बताइए। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, पहले कार बी यहां पर है, कुछ देर बाद कार बी यहां पे पहुंच गई, तो उसे देखने के लिए उसे अपने एंगल को चेंज करना होगा θ2। और बताइए θ1 और θ2 में कौन ज्यादा है? तो आप देख पा रहे हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। कार 1 को गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में देखने के लिए उसे अपनी गर्दन को ज्यादा एंगल घुमाना पड़ेगा, और कार बी को गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में देखने के लिए उसे कम एंगल घुमाना पड़ेगा। अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि तुम्हें कौन सी कार ज्यादा तेज चलती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या आंसर? विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पूछा जाए कार ए और कार बी में से कौन सी कार आपको ज्यादा तेज चलती हुई दिखाई दे रही है, अगर आपको लगता है कि आप इस बार आंसर देंगे कि बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, उसको दोनों कार सेम वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखाई देंगी, तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा तो नहीं होने वाला। हाँ ये बात है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन उसकी आईज को जो परसेप्शन आएगा ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ का नहीं आएगा, क्योंकि आई जो है वो लेंथ मेजर नहीं कर रही, वो एंगल मेजर कर रही है, तो एंगल का रेट ऑफ चेंज मेजर करेगा, और एंगल का रेट ऑफ चेंज आप समझ पा रहे होंगे, दैट विल नॉट बी द स्पीड, दैट विल बी द एंगुलर स्पीड। यहां पर कार ए को देखने के लिए θ1 और कार बी को देखने के लिए θ2 एंगल घूमना पड़ रहा है, और आप देख करके समझ पा रहे हैं ए को देखने के लिए अपनी गर्दन को ज्यादा तेजी से घुमाना पड़ेगा। तो अगर ऑब्जर्वर O1 से पूछा जाए कौन सी कार तेज चल रही है तो उसे ऐसा परसेप्शन आएगा जैसे कि कार ए कार बी से ज्यादा तेज चल रही है। और ऐसा आपने अपनी डे टू डे लाइफ में कई बार फील किया होगा जनाब। सोचिए, आप सपोज ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन ट्रैक पर चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से, ठीक, आप ट्रेन के बाहर विंडो से देखते हैं तो ट्रेन के बाहर कुछ पेड़ पौधे जो ट्रैक के काफी क्लोज हैं और कुछ पेड़ पौधे जो उस ट्रैक से काफी दूर हैं, आप दोनों को देख रहे हैं। जब आप पास वाले पेड़ पौधों को देखते हैं तो वो सट 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 बहुत तेजी से जाते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पे वो पेड़ पौधे जो उस ट्रैक से बहुत ज्यादा दूर है वो आपको हौले हौले धीरे धीरे जाते हुए दिखाई देते हो। और अगर आप ट्रेन के फ्रेम में बात करें तो ट्रेन के फ्रेम में वो पेड़ पौधे जो ट्रैक के पास हैं या वो पेड़ पौधे जो ट्रैक से दूर हैं, ट्रेन के फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी तो सेम है ना जनाब। अगर ट्रेन आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो मैं कहूंगा कि ट्रेन के फ्रेम में सभी बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स जो कि रेस्ट पर हैं उनकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है।
क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेम में, मतलब ट्रेन के फ्रेम में सभी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं? नहीं फील हो रहा। जो पास में है वो तेज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो दूर हैं वो धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप जो है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ मेजर नहीं कर रहे, आप मेजर कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंड दैट विल बी द एंगुलर स्पीड। जैसे कि यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने एक और ऑब्जर्वर बनाया हुआ है, दिस इज O2। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए O2 भी A को देख रहा है और O1 भी A को देख रहा है, लेकिन O2 जो है वो ट्रैक से दूर है और O1 जो है वो ट्रैक के करीब है। क्या O2 और O1 को कार A सेम स्पीड से चलता हुआ दिख रहा होगा? मतलब जो परसेप्शन फील हो रहा होगा, क्या वो सेम होगा? क्या नहीं होगा। क्योंकि आप ऑब्जर्व करिए, जब यहां पर O2 देखेगा तो O2 के रिस्पेक्ट में उसे अपनी गर्दन को ये एंगल रोटेट करना पड़ेगा, दिस वन एंगल, और ये एंगल इस वाले एंगल से तो कम ही आ रहा होगा, जिसे मैं यहां पर θ3 बोल देता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार जेईई एडवांस में इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल भी पूछा गया था कि जब रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन फ्रेम सभी की सेम है, तो फिर हमें ऐसा क्यों परसेप्शन आता है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब आज के बाद ये सवाल आप मत पूछिएगा कि व्हाई देयर इज अ नीड टू डिफाइन द एंगुलर वेरिएबल्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।